हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शिव। ये पढ़ाएंगे सॉल्यूशंस चैप्टर है आपका केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री 12th क्लास, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस। तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर प्योर सब्सटेंसेस एंड द रिलेटिव रेशियो ऑफ विच कैन बी चेंज विद इन सर्टेन लिमिट्स। आप कह सकते हैं सॉल्यूशन जो है होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, और उसका जो रिलेटिव रेशियो होता है उसको आप एक सर्टेन लिमिट्स में चेंज कर सकते हो। जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सॉल्यूशंस के, एक तो होता है आपका सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट। एक कौन सा? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर के आपका बनाते हैं सॉल्यूशन। अब इनमें से देखना है किसका अमाउंट ज़्यादा और किसका अमाउंट कम। तो ये सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्वेंट जो है आपका रिलेटिवली लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा, यानी कि उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, और ये अमाउंट इसका ज़्यादा होगा, इसकी वजह से जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा उसकी फिजिकल स्टेट आपका सॉल्वेंट डिटरमाइन करेगा। कौन? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपकी फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करेगा सोल्यूशन की, और जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, स्मॉल प्रोपोर्शन में, और ये सॉल्यूट होता है। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई कि जो भी आपका सॉल्यूशन होगा उसमें एक सॉल्वेंट होगा जो आपका लार्ज अमाउंट पे प्रेजेंट होगा, और एक सॉल्यूट होगा जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के बनाए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर, और हमको पढ़ना है इसी से रिलेटेड सॉल्यूशन चैप्टर को। आगे देखते हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन: सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशंस। यानी कि जैसे जैसे आपका जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट के बेसिस पे आपके सॉल्यूशन का टाइप होगा। जैसे जो फिज़िकल स्टेट होगी सॉल्यूशंस की, वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाएगी? आपके सॉल्वेंट की से। अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो आपका जो भी सॉल्यूशन होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वो सॉलिड होगा। तो इसके तीन तरह के आपके सॉलिड सॉल्यूशन जो है तीन तरह के हो सकते हैं। जैसे आपका सॉलिड सॉलिड, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, और ये होगा आपका सॉल्यूट। ये क्या हो गया? आपका सॉल्यूट। सॉलिड सॉलिड का आपका जो सॉल्यूशन का एग्जांपल है, जैसे कापर इन गोल्ड। कापर का गोल्ड के साथ में मिक्सचर है, यानी कि आप सॉल्यूशंस बना, तो ये आप लोग कहेंगे सॉलिड सॉलिड का। फिर सॉलिड और लिक्विड, सॉल्यूट आपका, लिक्विड आपने ले लिया, तो सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन होगा। इसमें आप लेंगे यानी कि एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। एमलगम, AMALGAM, एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, यानी कि सोडियम के साथ मरकरी का एमलगम। मरकरी क्या है? एमलगम, मरकरी इज़ अ लिक्विड, और जो भी आपकी मेटल्स मरकरी के साथ बनाएंगी अमलगम बनाती हैं। और थर्ड यहाँ पर आपका आएगा सॉलिड और गैस। सॉलिड गैस में यानी कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम में हाइड्रोजन का सॉल्यूशन ये आपका होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड। एक तो ये हो गया लिक्विड स्टेट, और यहाँ पर दूसरा आएगा लिक्विड एज ए सॉल्वेंट रहेगा, और सॉल्यूट कौन सा होगा? सॉलिड। फिर दूसरा, इसमें अगर सॉलिड रहेगा तो फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर। और इधर आपका अगर लिक्विड और लिक्विड है तो लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल आपका कौन होगा? एथनॉल इन वाटर, यानी कि एथनॉल का सॉल्यूशन वाटर में ये प्रेजेंट है। और तीसरा जो आपका आएगा लिक्विड और गैस, इसमें एग्जांपल आप लोग लेंगे ऑक्सीजन, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ये हो गया। और थर्ड जो आपका आता है ये गैस, गैस वाला यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। गैस में आपका एज ए
गैस सॉल्वेंट होगा तो आपका एक तो होगा सॉलिड गैस और सॉलिड के साथ में। यहाँ पर आपका एग्जांपल आएगा कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। गैस क्या है? सॉल्वेंट। और फिर आपका गैस लिक्विड का, यहाँ पर आपको एग्जांपल लिख लेना है, जैसे क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन गैस। और गैस का जो सॉल्यूशन होगा, फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ये आपके हो गए। तो टोटल जो रिजल्टिंग सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि टोटल 9 टाइप्स होंगे, टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होगा। फिजिकल स्टेट आपकी सॉल्यूशंस की डिटरमाइन करी जाएगी जो भी आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड है तो सॉलिड, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन होंगे, और अगर गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन होगा। फिर सॉल्यूशन में यानी कि सैचुरेशन, अनसैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपके जो 2 कंपोनेंट हैं, एक है सॉल्यूट और एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, ये हो गए, और इन्होंने बनाया आपका सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया, अगर आपका अनसैचुरेशन का केस कब आएगा? अगर आपका सॉल्वेंट जो है लार्ज अमाउंट में है, अगर कंपेयर करोगे सॉल्यूट से, यानी कि सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है आपका सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन तब होगा कि जो भी आपका सॉल्वेंट है वो जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में डिसॉल्व कर सकता है वो प्रेजेंट है, उस टाइप के सॉल्यूशन को आप लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्वेंट के लिए, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पर आपके सॉल्यूशंस जो हैं सॉल्यूट जो है आपका नेसेसरी अमाउंट से ज़्यादा है, यानी कि जितना आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पे किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूट नेसेसरी अमाउंट से ज़्यादा है तो आप उस कंडीशन को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये टाइप आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी देखना है दोनों कंपोनेंट्स की सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जो आप सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व कर सकते हैं या जो डिजॉल्व होता है, या किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है कि वो कितना सॉल्वेंट डिजॉल्व कर सकता है एक टेम्परेचर पे, वो होता है आपका सॉल्युबिलिटी। वो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। तो किसी भी सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी किन बातों पे डिपेंड करेगी कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट कैसा है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट कैसा है, और टेम्परेचर क्या है। ये 3 बातें हमको ध्यान में रखना है। तो चल नहीं आगे। काजेज़ ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के क्या काजेज़ हैं, आखिर क्या रीजंस होंगे जिनकी वजह से सॉल्युबिलिटी अफेक्ट करेगी, या कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से सॉल्युबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो पहला है आपका इंटर आयनिक अट्रैक्शन इन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो भी आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो कैसा होगा। आपको पता है किसी भी लैटिस में जो आयंस हैं उनको एक साथ में हेल्ड रखने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते हैं, जो आयंस किसी भी पर्टिकुलर लैटिस में अरेंज हैं या एक साथ में रखे हैं, जुड़े हुए हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होते हैं।
और ये फोर्सेस क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि जब आपका लैटिस का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज़ करती है। क्या करती है? एनर्जी रिलीज़ करती है, और इस पर्टिकुलर एनर्जी को आप लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। तो आप जब लैटिस एनर्जी को डिफ़ाइन करोगे तो कहोगे इट इज़ डिफाइंड एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। यानी कि जो आपके आयंस हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो फोर्स लगता है उसकी वजह से जो आयंस एक साथ में आपके ठहर जाते हैं, यानी कि उनके बीच में फोर्स लगने की वजह से बनते हैं, उसको आप लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी बोलते हो। ऐसे ही सेम अमाउंट में कि जब लैटिस का फॉर्मेशन हुआ तो एनर्जी रिलीज़ हुई, ठीक इसी तरीके से 1 ग्राम मोल ऑफ कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आपको सप्लाई करनी रहती है लैटिस को ब्रेक करने के लिए, उसको भी हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेशन है और वहाँ पर डिसोसिएशन वाली होगी। चलिए, तो ये बात क्लियर हुई। दूसरा कौन सा इफेक्ट होगा? दूसरा होगा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इधर पहले आपका था सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन था, और यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होंगे उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, यानी कि बिटवीन दी 2 मॉलिक्यूल्स। इंटर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहाँ पर वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि यहाँ पर वाटर का फार्मूला ये हुआ आपका, और इसका जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। इसको थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। इधर ये है वाटर, दिस इज़ वाटर। चूँकि आपका ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन्स आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से इनमें एक डाइपोल क्रिएट होता है। क्या? डाइपोल क्रिएट होता है, और यही डाइपोल फिर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का रीज़न बनता है, यानी कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कराता है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कराता है। ये अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो इस पे भी एक पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर ये होगा आपका नेगेटिव। यहाँ पर आपका आएगा नेगेटिव वाला, तो थोड़ा यहाँ पर हम लोगों को देखना है। इसको मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद फिर से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर जो चार्ज आया वो नेगेटिव है, और यहाँ पर फिर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया। ये जो लग रहा है इसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। यहीं पे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी तरीके से होता है ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए, अब तीसरा इफेक्ट कौन सा होता है? सॉल्वेशन करता है। ये सॉल्वेशन क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर आप यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर लेते हैं तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको आप बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन आपका इजीली फॉर्म होगा। सॉल्यूशन आपका इजीली फॉर्म होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी आपकी यूज़ हो जाएगी लैटिस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए। बोथ द आयंस ऑफ द सोल्यूट गेट हाइड्रेटेड टू ओवरकम द लैटिस एनर्जी ऑफ द सोल्यूट, यानी कि जो भी सोल्यूट की लैटिस एनर्जी होगी उसको हाइड्रेट करेगा।
जैसे सोडियम और क्लोरीन है, ये दोनों मॉलिक्यूल आपके आयंस जो हैं ये हाइड्रेटेड हो जाएंगे, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल इनके आसपास लग जाएंगे हर तरफ से। इसी को हाइड्रेशन बोलेंगे या साल्वेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन है, जब भी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो सोल्यूशन आपका इजीली फॉर्म होगा। तो यही होता है हाइड्रेशन या साल्वेशन। चलिए अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं क्या पड़ेगा। जो सेचूरेटेड सॉल्यूशंस होंगे इनमें एक तरीके का इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम आ जाता है। किसके बीच में? अनडिज़ोल्व सोल्यूट और डिज़ोल्व सोल्यूट के बीच में। यानी कि जो आपका अनडिज़ोल्व, जो सोल्यूट अनडिज़ोल्व हुआ है, जो डिज़ोल्व नहीं हुआ है, और जो डिज़ोल्व हो चुका है, इनके बीच में एक आता है इक्विलिब्रियम, और यही होता है आपका सेचूरेटेड सॉल्यूशन में। और इनका जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो सॉल्यूशन के डेल्टा यानी कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन यानी कि फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन, जब कभी इसमें दो केस अराइज होते हैं, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक का केस, जब भी सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में होगी यानी कि 0 से कम होगी, तो डिसोल्यूशन जो भी होगा प्रोसेस यानी कि डिसॉल्विंग ऑफ सोल्यूट इनटू द सॉल्वेंट इज़ एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी, और जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो इस केस में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि the equilibrium will shift toward the equilibrium will shift toward which can minimize the effect ऑफ चेंज। यानी कि जो भी आप चेंज करते हैं उसके इफ़ेक्ट को जहाँ पर मिनिमाइज़ किया जा सकेगा उस तरफ आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल, जैसे मान लीजिए कि आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि जब आप टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ करेंगे। आप कह सकते हैं कि आप एनर्जी का अगर सप्लाई कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी, अगर एनर्जी वहाँ से आप ले रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। दूसरा केस क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव में आती है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी कि आप उस प्रोसेस में या उस पर्टिकुलर स्पेस में एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब है कि आप उस सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपका क्या होता है, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल आपका ये हुआ। ओके, ये समझ गए आप। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन, जब आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो तो कितनी 3 डिफरेंट टाइप की सिचुएशन से अराइज होती हैं, 3 डिफरेंट। पहला क्या है? एक तो आपका मिसिबल लिक्विड्स बनेगा, जब दो कंपोनेंट्स आपके कम्प्लीटली सोल्यूबल होंगे एक दूसरे में, तब आपका मिसिबल लिक्विड्स कहलाएंगे, यानी कम्प्लीटली मिसिबल। दोनों भी आपके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं या जो भी कंपोनेंट्स हैं आपके, वो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिसिबल हैं, एक दूसरे में मिल जा रहे हैं, वो आपके मिसिबल लिक्विड्स कहलाएंगे। और ये तभी होगा कि मिसिबल लिक्विड्स तभी फॉर्म होंगे जब उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, यानी कि उनका सिमिलर नेचर होगा, और या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि वो सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। जैसे वाटर और अल्कोहल। वाटर और अल्कोहल मतलब ये दोनों पोलर हैं, यानी कि पोलर, और बेंजीन और टॉलूइन यानी कि दोनों नॉन पोलर हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो एक रूल होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर सॉल्यूट इज सॉल्यूबल इन ओनली पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इज सॉल्यूबल इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ये रूल हो गया, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर इन पोलर एंड नॉन पोलर इन नॉन पोलर। ठीक है, मिसिबल लिक्विड्स। फिर दूसरी केस कौन सी आती है? दूसरा आता है पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स।
ऐसा इस केस में होता है कि ये तभी कंडीशन अराइज करती है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक लिक्विड के ज़्यादा होते हैं in comparison to the another liquid, and this happens only when the intermolecular forces of one liquid is greater than the another liquid. यानी कि आपके पास में कोई लिक्विड A एंड A है, इनके बीच में लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो B और B इनके बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो जो फॉर्मेशन A और B का जो इंटरेक्शन होगा वो कम होगा। जब A और B का इंटरेक्शन कम होगा तो इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी उतनी नहीं होगी, पार्शियल सॉल्युबल होंगे। और यहाँ पर जब सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज़ करेगी, सॉल्युबिलिटी तब इंक्रीज़ करेगी जब आप इनका टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप वीक कर रहे हैं, और जब आप वीक करेंगे तो यहाँ से टूटेगा और इनका A और B का इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी। लाइक एनिलीन एंड वाटर, आपका एनिलीन और वाटर है, ये आपको देखना, ये हो गया आपका एनिलीन एंड वाटर इसका। फिर दूसरा आपका फिनॉल एंड वाटर, ये जो पार्शली मिसिबल हैं, ये पार्शली मिसिबल लिक्विड्स हैं प्लस वाटर, ये केवल पार्शली आपस में मिलते हैं, बाकी इनका मिलन नहीं होता है। ठीक है, फिर इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि जो भी आपके लिक्विड्स हैं उनके दोनों कंपोनेंट्स कम्प्लीटली इमिसिबल है, यानी कि बिल्कुल भी आपस में नहीं मिलते हैं। यहाँ पर ऐसा कंडीशन कब आएगी, जब आपका एक लिक्विड तो पोलर है, वन लिक्विड इज़ पोलर एंड अनदर इज़ नॉन पोलर, एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है। पोलर और नॉन पोलर आपस में नहीं मिलेंगे, पोलर और नॉन पोलर आपस में नहीं मिलेंगे क्योंकि इनका नेचर सेम नहीं है। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर का हो गया, या फिर क्लोरोफॉर्म और वाटर का। ठीक है। अब गैस और लिक्विड सॉल्यूशंस, गैस और लिक्विड सॉल्यूशंस, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं या कैसे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जो जनरली हम लोग देखते हैं, गैसेस जो हैं सोल्यूबल होती हैं वाटर में एंड एक लिमिट तक दूसरे सॉल्वेंट्स में भी सोल्यूबल होती हैं। जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया या फिर अमोनिया हो गया, इनमें भी सोल्यूबल होंगे, जो आपके वाटर के अलावा, यानी कि अदर देन द वाटर जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें सोल्युबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, है ना। तो गैसेस जनरली आपकी वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है, और कुछ हद तक दूसरे भी सॉल्वेंट्स में सोल्युबिलिटी इनकी है। सोल्युबिलिटी, गैसेस की सोल्युबिलिटी इन द लिक्विड्स किन बात पे डिपेंड करेगी। पहला कि अगर नेचर ऑफ द गैस करेंगे, इजीली लिक्विफेबल गैसेस हैं वो मोर सोल्यूबल होंगी आपकी इन कॉमन सॉल्वेंट्स। फिर नेचर ऑफ द लिक्विड्स, लिक्विड का नेचर कैसा है। जब आप देखेंगे जो गैसेस आपकी सॉल्यूशंस में आयंस बनाती हैं, फॉर्म आयंस इन सॉल्यूशन, वो मोर सोल्यूबल होती हैं वाटर इन कंपैरिजन टू द अदर सॉल्वेंट्स। जैसे अदर सॉल्वेंट्स में क्या है, कुछ जैसे HCl है आपका, एक गैसियस फॉर्म में होता है, ये वाटर में जब आपका जाता है तो वाटर में जाने के बाद में ये क्या बनाता है, ये फॉर्मेशन करता है आयंस का और H3O+। और अगर फॉर्मेशन आयंस का ज़्यादा हो रहा है या इजीली आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो पर्टिकुलर गैसेस मोर सोल्यूबल होंगी वाटर में देन कंपैरिजन टू द अदर सॉल्वेंट, क्योंकि बाकी जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें आपका ये आयनाइजेशन का प्रोसेस इजी नहीं होता है, इट इज़ नॉट इजी। ठीक है। फिर अगला है कि थर्ड है कि आपका प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है। जो भी गैसेस की सॉल्युबिलिटी है इन द लिक्विड्स, इसमें प्रेशर का इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जो भी होता है इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, और इसको हम लोग गवर्न करते हैं, यानी कि हेनरी लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। जो हेनरी थे उन्होंने एक लॉ दिया, उसके अकॉर्डिंगली ये बताया गया कि जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है इन लिक्विड्स, उस पर प्रेशर के क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं और क्या डिफिनीशंस हैं उसकी, ये देखते हैं। फिर टेम्परेचर का देखते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज़ करेगी गैसेस की, क्योंकि गैस वहाँ पर उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है।
और सम गैसेस है इंक्रीज सॉल्बिलिटी, कुछ गैसेस हैं जिनकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज करेगी हाइयर टेम्परेचर पे, स्पेशल केसेस। जनरली क्या होगा, सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेगी। अब हम लोग देखेंगे हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है? तो हेनरी लॉ क्या होता है, ये हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो भी गैसेस की सॉल्बिलिटी है इन लिक्विड्स उसको डिफाइन करेगा। हेनरी लॉ इट स्टेट्स, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कहता है, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्बिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। किसी भी गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड में उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और जो हम लोग कॉमन यूज़ करते हैं हेनरी लॉ का, वो क्या है, वो ये कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज, यानी कि जब वेपर फेज में कोई गैस होगी तो उसका एक पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर यानी कि जो एक्सर्ट करती है प्रेशर, यानी कि वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो उसकी प्रेशर पर लगने वाला वो पार्शियल प्रेशर हुआ वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यानी कि जो भी गैस है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपका गैस का मोल फ्रैक्शन, एक्चुअली मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो है होती है हमेशा 1, और मोल फ्रैक्शन का मतलब है एक तो सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिलाकर इनका कितना फ्रैक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू Na/Na प्लस Nb, इसको हम लोग सेकेंड लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फ़िलहाल मतलब इसका है, आप लोग यहाँ पे सॉल्यूट या सॉल्वेंट को दे सकते हो। फिर ये क्या होगा, ये मान लीजिए सॉल्यूट का है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, Nb/Na प्लस Nb, नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे, तो ये मोल फ्रैक्शन है इसमें। और ये इस हेनरी लॉ को P इक्वल टू, यानी कि P इक्वल टू पार्शियल प्रेशर KH इंटू X इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, और ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये आप यहाँ से निकालेंगे, और K के H क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है बस। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ये डिफाइन करना है कि आपकी गैसेस की सॉल्बिलिटी इन लिक्विड्स कैसे वेरी करती है या किसके। फिर लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ कैसी हैं, ये हेनरी लॉ तभी आपका यूज़ होगा जब प्रेशर ऑफ द गैस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, नॉट टू हाई, एंड टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, यानी कि टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, गैसेस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल, जो भी गैसेस होंगी वो आपकी किसी भी केमिकल चेंज में नहीं जाएंगी। केमिकल चेंज में अगर नहीं जाएंगी तो आप ऐसा कह सकते हैं नॉन रिएक्टिंग गैसेस, क्या, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ओके। और फिर गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन, यानी कि गैसेस में एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन द सोल्यूशन। जब वो सोल्यूशन में जाएंगी, यानी कि गैस और लिक्विड का सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन में अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लिमिटेशंस हैं हेनरी लॉ की। अब एप्लीकेशन देखना है हम लोगों को, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या है। जैसे हम लोगों को सोडा वाटर में, यानी कि सोडा वाटर या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्बिलिटी को जब इंक्रीज़ करना रहता है तो हम इन बॉटल्स को हाई प्रेशर में सील करते हैं, अंडर हाई प्रेशर हम लोग इनको सील करते हैं, तो इनकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। फिर ये क्या होता है, टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट, जो भी स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन का ब्लड में जो कंसंट्रेशन होता है उसका टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, तो इस टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, जो एयर आपकी फिल करी जाती है उसको डाइल्यूट करते हैं 11.70% हीलियम से, और 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन से, ओके। फिर क्या है, हाई एल्टीट्यूड्स
जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो जैसे जैसे जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है। और फिर इस वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनके एक कंडीशन आती है कि वो क्लियरली कुछ भी सोच नहीं पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली। और ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं, एक कंडीशन बोली जाती है एनॉक्सिया। तो इसको, इन सारे सिम्टम्स के जो कंडीशंस हैं इनको एनॉक्सिया बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ऐसा होता है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। जो पार्ट 1 में हम लोगों का पार्ट हो गया, यानी कि सॉल्यूशंस के हमने टाइप्स देखे, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं? टोटल 9 टाइप्स के हो गए, बेस्ड ऑन द सॉल्वेंट जो हुआ और सॉल्यूट के बेसिस पे, ठीक है, 9 टाइप्स। और फिर सॉल्बिलिटी हमने देखी कि सॉल्बिलिटी कैसी है, सॉल्बिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के, सॉल्बिलिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर के इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं, ये हम लोगों ने देखा। ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं, पढ़ लिया। सेकेंड लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन, जो आपका पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। और इसके बाद में फिर पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। कौन सा? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। और फिर इसी के साथ में ये आपका चैप्टर ख़त्म होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चालू कर देंगे। तो आप लोग 12th के जो भी बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, ये रिव्यू आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। और रिव्यू आप दे सकते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू जो है दे सकते हैं कि कैसा लगा, लेक्चर कैसा है, कंटेंट कैसा है, ठीक है, ये सब आप बता सकते हैं, ठीक है। लेक्चर देखने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।